हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQIAS हिंदी। नमस्कार, ज्योग्राफी ऑप्शनल की एक और इंटरेस्टिंग क्लास में आपका स्वागत है। मेरा नाम है अभिनव कुमार बोहरे और भाई मैं आपके समक्ष लेकर प्रस्तुत हूं एक ऐसा टॉपिक जो कि हमेशा न्यूज में रहता है, दैट फॉसिल फ्यूल अर्थात जीवाश्म ईंधन कहीं मानव के खात्मे का कारण तो नहीं, और अगर यह कारण है तो सबसे इंपॉर्टेंट तो है इस बात को समझना कि यह फॉसिल फ्यूल बना कैसे था। यह जीवाश्म है ईंधन, तो यह जीवाश्म किस जीव का जीवाश्म है, आज के इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। अगली बात, भाई आपने फॉसिल फ्यूल के बारे में सुना होगा, यह अलग अलग प्रकार का है। अब ऐसा कैसा जीवाश्म है कि एक जीवाश्म उस जीव का कोयला बना, एक जीवाश्म उस जीव का गैस बना, और एक जीवाश्म उस जीव का जो है वो कोल, नेचुरल गैस और तेल में बदला। अब ये किस प्रकार से जो है वो चेंज हुआ है, आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं। देखिए, यहां पर मैं एक पर्सन की लाइन कोट करना चाहता हूं जिन्हें कहा जाता है जेम्स हटन। जब क्रिश्चियनिटी का मैं डिस्कशन स्टार्ट कर रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब क्रिश्चियनिटी का प्रभुत्व था, प्रीस्ट अर्थात पादरी और चर्च का कंट्रोल हुआ करता था, तब यह माना जाता था कि पृथ्वी सपाट है। भूमध्य सागर अर्थात वो स्थान जहां अभी यूरोप है, उसके आगे दुनिया खत्म है, और जो यूरोप है उसके उत्तरी भाग में बारबेरियंस रहते हैं, अर्थात वो जीव रहते हैं, वो मनुष्य की नस्ल रहती हैं जो कि वास्तविकता में जंगली है, राक्षस जैसा इमेजिन करा जाता था। आपने कई बार इन्हें मूवीज में भी देखा होगा, अगर आप वेस्टर्न मूवीज देखा करते हैं तो। अप्लाइड ज्योग्राफी। अब यह प्रश्न आता है भाई कि उस समय जब जेम्स हटन ने पहली बार यह बात कही कि प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, यानी कि वर्तमान को अगर आप देखोगे तो आपको भूतकाल में क्या हुआ था यह दिखाई देगा। अब यहीं से निकल कर आता है कि भाई कोई भी चीज अचानक नहीं बनी है, वो ग्रेजुअली धीरे धीरे करके बनते हुए आज की स्थिति में पहुंची। और अगर आपने समझ लिया कि आज दिखाई देने वाली कोई चीज भूतकाल में कैसी थी, तब के केस में आप ये समझ लोगे कि भविष्य काल में क्या होगा। सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है, अगर मानव को यह जानना है कि हम खत्म कैसे होंगे, तो हमें यह जानना होगा कि हम जन्मे कैसे थे। और अगर हमें किसी संसाधन को यह मान लिया है, ध्यान से समझिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग बात मैं आपसे शेयर करने वाला हूं कि यह कहा जाता है कि मानव के पृथ्वी से खत्म होने का एक बड़ा कारण बनने वाला है यह ईंधन। यानी कि जिस ईंधन की बात हम कर रहे हैं, यह ईंधन अंततः मानव के अंत का कारण बनेगा। अब अगर यह अंत का कारण बनने वाला है, तो हम अगर इसे समझ लें कि यह बना कैसा था, तब हम समझ लेंगे कि इसे मैनेज कैसे करना है। अर्थात प्रेजेंट इज की टू द पास्ट एंड पास्ट इज की टू अंडरस्टैंड द फ्यूचर। प्रेजेंट अर्थात वर्तमान हमें भूतकाल को समझने में हेल्प करेगा, और भूतकाल हमें भविष्य की संभावनाओं को समझने में हेल्प करता है। बात करने वाले हैं, सबसे पहले इस बारे में चर्चा करें कि भाई एग्जैक्टली एक टर्म क्या है जिसे कहा जाता है अपघटन। सबसे पहले समझ लें कि कोई भी वानस्पतिक पदार्थ हो या फिर कोई भी जीव हो, अगर उसकी मृत्यु होगी तो भाई ये अपघटित होगा, डीकंपोज होगा, जिसे हम सामान्य लैंग्वेज में सड़ना कहते हैं। आई थिंक आप मेरी बात समझ चुके हैं। किसी भी चीज का, वानस्पतिक पदार्थ हो या जीव हो, जब वो खत्म हो जाएगा तो इस नश्वर संसार में, इस संसार में वो चीज जो है वो समय के साथ एक एक करके जो है वो डीकंपोज या अपघटित होगी। अब यहां पर इस अपघटन की क्रिया को छोड़ दें अकेला, और मेरी अगली बात पर फोकस करें। जरा इस पीछे दिए हुए पेड़ के आकार को ध्यान से देखिएगा। इसे मैंने एक उदाहरण के लिए यहां पर लगा रखा है, जिसे कहा जाता है जाइंट सिकोया ट्री। इस ट्री को जरा ध्यान से देखें। यहां पर मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा यहां खड़े हुए कुछ लोगों पर। जरा इन लोगों को ध्यान से देखें। ये जो लोग यहां खड़े हैं, इनके कंपैरिजन में इस ट्री का साइज देखिए। और मैं स्पष्ट कर दूं कि ये जो ट्रीज हैं, ये जो पेड़ हैं, इनका आकार अभी मध्यम है, यानी कि ये पेड़ इससे भी ज्यादा बड़े होते हैं। और जरा इस पेड़ को ध्यान से देखिए, इसका व्यास कितना है। यहां खड़े हुए इस व्यक्ति को देखकर अंदाज लगाइए कि यह पेड़ कितना बड़ा होगा। और मैं स्पष्ट कर दूं, ये सभी पेड़ अभी अपने छोटी अवस्था में हैं, ये इससे भी बड़े हुआ करते हैं।
इन्हें कहा जाता है जाइंट शिकोया ट्री। ये आज उपस्थित हैं, लेकिन वास्तविकता में आप शायद परिचित होंगे एक शब्द से, जिसे कहा जाता है भाई कार्बोनिफेरस काल, या फिर जिसे कहा जाता है पृथ्वी का भूगर्भिक इतिहास। याद रखिए कि जैसी पृथ्वी आज आपको दिख रही है, इनिशियली ये पृथ्वी इस प्रकार से एक जलता हुआ आग का गोला थी, और ये फायर बॉल अर्थात जलता हुआ आग का गोला समय के साथ अलग अलग स्टेजेस से गुजरा, और गुजरने की क्रिया में एक क्रिया के पश्चात हम जो है वो एक ग्रह में बदले जिसके पास पानी था। यानी कि एक समय पर पृथ्वी, अर्थ वाज लाइक अ फायर बॉल, जलता हुआ आग का एक गोला, अलग अलग आइस एजेस से गुजरने के पश्चात अंततः पृथ्वी में बना पानी। और फिर यहां से हमने, जैसे मानव की एज को अलग अलग स्टेजेस में डिवाइड करा जाता है, एक शिशु होगा, फिर एक बाल्यावस्था होगी, एक किशोरावस्था होगी, इसके बाद युवावस्था होगी, और फिर जो है वृद्धावस्था होगी। कुछ उसी प्रकार से आप पाएंगे कि पृथ्वी की एजेस को भी अलग अलग पार्ट में डिवाइड करा गया है, अलग अलग सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। और इसी क्रम में आप पाएंगे अलग अलग 16 एजेस हैं। काफी इंटरेस्टिंग है, मैं आपको समझा नहीं सकता कि ज्योग्राफी ऑप्शनल इतना इंटरेस्टिंग है कि आपको एक एक चीज के बारे में, कभी एक काल में आप देखेंगे कि मत्स्य जीवों का युग होगा, प्रैक्टिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ ज्योग्राफी और शॉकिंग कनेक्शन विथ माइथोलॉजीज। आप पाएंगे कि विष्णु जी के जो है 39 अवतार के बारे में चर्चा करी गई है, मत्स्य अवतार, कुर्मा अवतार, कुछ ऐसा ही चीजें आपको यहां पर भी दिखाई देंगी। आप पाएंगे कि जो क्रोनोलॉजी है यहां, कभी आपको कैम्ब्रियन काल, ऑर्डोविशियन, सिल्लूरियन, डेवोनियन, इसी प्रकार से कार्बोनिफेरस, पर्मियन, ट्रियासिक, जुरासिक, क्रिटिशियस, और इस तरीके से चलते हुए आएंगे तो लगभग 16 काल दिखाई देते हैं। हर एक काल में अपना एक अलग प्रकार का जीव है, और इस जीव की अपनी एक अलग प्रकार की विशेषता है। जैसे एक समय था जब पृथ्वी पर जो है वो विशालकाय मत्स्य जीव रहा करते थे। एक समय आया जब पृथ्वी पर रेंगने वाले जीवों का राज हुआ। फिर एक समय आया उन्हीं रेंगने वाले जीवों से सरीसृपों का विकास हुआ, और फिर उन्हीं सरीसृपों से धीरे धीरे चलकर जो है विशालकाय डायनासोर की उत्पत्ति हुई। यानी कि पीछे दिए हुए इस स्केल में आपको हर एक समय अंतराल पर एक अलग प्रकार का जीव जन्म लेता हुआ दिखाई देगा, और हर एक जीव का एक कंट्रीब्यूशन है वर्तमान में। मैंने प्रीवियसली एक वीडियो भी करा जहां मैंने आपको बताया कि डायनासोर के वंशज आज भी जीवित हैं, जिसे हम मुर्गी कहते हैं। फाइन। और एक बहुत सहज बात मैं आपसे बताऊं तो क्लासेस में अक्सर सब्जेक्ट को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए हम ये चर्चा भी करते हैं कि भाई एक समय पर डायनासोर स्तनधारी जीवों को खाया करते थे, और आज जो है उन्हीं डायनासोर के वंशजों को स्तनधारी जीव अर्थात मानव खाया करते हैं। फाइन। अब जरा इस बात को समझिए कि पृथ्वी के भूगर्भिक इतिहास को जब आप देखेंगे, जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ को आप देखेंगे, तो एक काल आपको दिखाई देगा जिस काल को कहते हैं भाई कार्बोनिफेरस काल। और यहां ध्यान दीजिए कि कार्बोनिफेरस काल वो काल था जब पृथ्वी पर विशालकाय वनस्पति का आवरण स्थापित हुआ। और यह विलासकाय वनस्पति कौन सी थी? इस वनस्पति को कहा जाता था बेसिकली ग्लोसोप्टेरस। आप इमेजिन नहीं कर सकते कि जिस हाइपोथेसिस की मैं बात कर रहा हूं, इस हाइपोथेसिस में यह बताया गया है कि यह जो वनस्पति रही होगी, इसका आकार लगभग 100 फीट से, अर्थात 100 फीट का मतलब आप समझें कि लगभग 10 माले की बिल्डिंग से यह करीब करीब 600 फीट तक ऊंची हो सकती थी, ऐसा कहा जाता है। यानी कि अभी के विशालकाय गगनचुंबी इमारतों जितनी ऊंची रहा करती होगी यह वनस्पति, जिसे कहा जाता है ग्लोसोप्टेरस। अर्थात कार्बोनिफेरस काल में पृथ्वी पर विशालकाय वनस्पति का आवरण था, और यह आवरण पूरे जो गोंडवाना का एरिया था, इवन कुछ पार्ट आपको जो है अंगारा का भी दिखाई देगा, इस पूरे क्षेत्र में फैली हुई थी यह वनस्पति। और इतना डेंस थी यह वनस्पति के नीचे छोटे जीवों के लिए स्थान नहीं बचा था। विशालकाय जीव हुआ करते थे इस समय। अब धीरे धीरे करके एक समय आया, कार्बोनिफेरस काल के बाद पर्मियन काल आता है, और पृथ्वी पर जैसे ही पर्मियन काल आया, जो रेंगने वाले जीव थे उनमें वृद्धि होना स्टार्ट हुई, और यहीं से फिर आगे आपको जो है वो अदर जीवों का प्रादुर्भाव अर्थात ओरिजिन भी दिखेगा। पर जो कार्बोनिफेरस के बाद पर्मियन काल आया, इस पर्मियन काल में पृथ्वी पर हुई मैसिव फॉल्टिंग अर्थात भ्रंशन की क्रिया,
और इस भ्रंशन की क्रिया के परिणाम स्वरूप यहां आप देखेंगे कि जो ग्लोसोप्टेरस नामक वनस्पति थी, यह वनस्पति धरती के अंदर चली गई। अलग अलग स्थान पर जब भ्रंशन हुआ तो इस भ्रंशन की क्रिया से यह वनस्पति जो है वो धरती के अंदर समा गई। अब समझिएगा, कार्बोनिफेरस काल में विशालकाय वनस्पति डन, और इसके पश्चात पर्मियन काल में पृथ्वी पर भ्रंशन डन, और उस भ्रंशन के कारण ये विनाश जो विशालकाय वनस्पति है ये धीरे धीरे करके समाप्त हुई। और जब ये समाप्त हुई, आप पाएंगे शॉकिंगली एक शब्द कहा जाता है जिसे मैंने आपको पहले बताया, इसे कहते हैं अपघटन, डिकम्पोजिशन। और ये डिकम्पोजिशन कहता है कि भाई मैं दो प्रकार का हूं, अर्थात अगर कोई वानस्पतिक पदार्थ या फिर जीव का जीवाश्म, अगर इसे आप डिकम्पोज करोगे तो आपने अक्सर देखा होगा कि जब भी आप किसी चीज को सड़ाते हैं, अपघटित करते हैं, अपघटन की क्रिया होती है, और यदि वहां वायु की उपस्थिति है, अर्थात वायुवीय अपघटन है या फिर अवायुवीय अपघटन है, अवायुवीय अपघटन है, तो याद रखिए वायुवीय अपघटन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगी, आपको एक स्मेल आएगी किसी चीज के सड़ने पर, फाइन। और अगर वहां अवायुवीय अपघटन हो रहा है, अर्थात वायु या मैं कहूं स्पेसिफिकली ऑक्सीजन की अनुपस्थिति है, तब के कंडीशन में याद रखिए जो कार्बन पदार्थ है, अर्थात जो कार्बनिक पदार्थ है उस स्थान पर, आप पाएंगे यह कार्बनिक पदार्थ जो है वो स्टोर हो जाएगा, और स्टोर होने पर यह जीवाश्म का निर्माण करेगा। और यह जीवाश्म एक ईंधन क्यों है? क्योंकि इसमें कार्बन है, कार्बन हाइड्रोकार्बन के रूप में है, और ये जो हाइड्रोकार्बन्स हैं यही हाइड्रोकार्बन ईंधन है। अर्थात जो विशालकाय वनस्पति आपको कार्बोनिफेरस काल में ग्लोसोप्टेरस नाम से दिखाई देती थी, पर्मियन काल में यह पृथ्वी के अंदर समा गई, और जब यह पृथ्वी के अंदर समा गई डियर, तब के केस में यह एक जीव के अंश के रूप में, हाइड्रोकार्बन के रूप में जीवित है, जिसे हम ग्लोसोप्टेरस का जीवाश्म कहते हैं, फाइन। ये प्रोमिनेंट थे। अब जब ये बनकर तैयार है कि भाई जमीन के अंदर ग्लोसोप्टेरस वनस्पति के जीवाश्म चले गए, तो भाई मान लेते हैं कि ये जीवाश्म बन गया। लेकिन यहां प्रश्न फिर वही आता है, फिर कोल क्यों, फिर तेल क्यों, और फिर आपको नेचुरल गैसेस क्यों? क्या कारण है कि इन तीनों का प्रकार अलग अलग है? जब जीव एक ही है तो उसका जीवाश्म तीन अलग अलग प्रकार में कैसे बना? कैसे ये तीन भाग में विभाजित हो गया? एक ठोस है, एक तरल है, एक गैस है, एक ही जीव का अंश। शॉकिंग है इसे समझना, तो ध्यान से देखिए, आप पाएंगे कि ये जो ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का जीवाश्म है, जब यह जीवाश्म जमीन के अंदर गया तो नोटिस करिएगा यहां पर तीन कंडीशंस निकल कर आती हैं। सबसे पहला है कि यह जिस जमीन के अंदर गया वो जमीन कभी भी सागरीय अतिक्रमण के अंतर्गत नहीं आई, सागरीय इसका अतिक्रमण नहीं हुआ। सागरीय अतिक्रमण ना होने का मतलब है जमीन कभी भी पानी के अंदर नहीं गई, और जब कभी जहां पर यह जीवाश्म है जमीन के अंदर, पर्मियन काल में भ्रंशन हुआ, वनस्पति जमीन के अंदर गई। अब अगर यह जमीन कभी भी पानी के अंदर नहीं गई, यानी कि कभी भी यह सागर के अंदर नहीं जाती है, तब के समय यह कोयला बनेगा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। सेकेंडली, अगर यह जमीन सागरीय अतिक्रमण का शिकार हुई, यानी कि जो क्षेत्र है जिस जमीन के नीचे जो जीवाश्म है भरा हुआ है, अगर यह सागरीय अतिक्रमण का शिकार होती है तो वहां पर आपको तेल बनता हुआ दिखाई देगा। और यदि उस स्थान पर सागरीय अतिक्रमण ना होकर ताजे पानी का वो क्षेत्र बन गया, यानी कि ध्यान से देखिए, अगर यह जमीन है, अगर मैं इस प्रकार से दिखाऊं आपको, अगर यह जमीन है जिस जमीन के नीचे बेसिकली ये वानस्पतिक पदार्थ है, वानस्पतिक पदार्थ है। अब अगर यह वानस्पतिक पदार्थ वाली जमीन इस प्रकार से सागर के आसपास है, और यहां आप पाएंगे यह सागरीय क्षेत्र है,
सागरीय भाग, और सेम एज यहां पर भी सागरीय भाग। अगर ये सागरीय भाग का यहां अतिक्रमण होता है, अर्थात ये सागर ऊपर आते हैं और सागर इस स्थान तक भर जाएंगे, तब के केस में ये जमीन के अंदर जो वानस्पतिक पदार्थ है ये बदलेगा तेल में, ओके, यानी कि ऑयल में। इसी प्रकार से अगर मैं आपसे कहूं कि ये अतिक्रमण ना होकर, इस प्रकार से ये जो अतिक्रमण आप देख रहे हैं, जस्ट अ सेकेंड, जस्ट अ फ्यू सेकेंड्स, ये अतिक्रमण ना होकर ऐसा कुछ हो कि भाई यहां जहां आप इसे देख रहे हैं, जिस जमीन में इस तरीके से, इस जमीन के नीचे जहां वानस्पतिक पदार्थ है, ये है भाई एक कॉन्टिनेंटल पार्ट, एक महाद्वीपीय भाग, यहां नीचे है वानस्पतिक पदार्थ, और अगर यहां कुछ ऐसा हो कि भाई सतह के ऊपर पानी आ जाए, पर यह पानी कैसा हो, यह पानी ताजा पानी हो, यह ताजा पानी है, फ्रेश वाटर है, नदियां हो, हिमनद हो, कोई भी हो, हिमनद या मैं कहूं नदियां, इसका आवरण अत्यधिक आ जाए या ताजे पानी की झीलें आ जाएं, तब के केस में जो ये वानस्पतिक पदार्थ है, याद रखिएगा, ये पदार्थ बेसिकली बदलेगा नेचुरल गैसेस में, या मैं कहूं प्राकृतिक गैसेस में, प्राकृतिक गैस में, ओके। अर्थात अगर वानस्पतिक पदार्थ जिस जमीन के अंदर है वो जमीन सागरीय पानी के अंदर गई तो वहां बनेगा तेल। अगर जो जमीन जिसके नीचे वानस्पतिक पदार्थ है वहां पर ताजे पानी का आवरण आया, वो बनी प्राकृतिक गैस। और डियर, वो जमीन जो कभी भी सागरीय या मैं कहूं किसी भी प्रकार के जलीय आवरण के अंदर नहीं गई, वहां पर आपको दिखाई देगा कोयला। अब यहां आपके दिमाग में एक प्रश्न आएगा कि सर ये हमें कैसे पता? तो ध्यान से देखिए, जरा मैं आपको नक्शे के माध्यम से इसे सिद्ध करके दिखाता हूं, जरा सा अपना फोकस यहां रखिएगा। इसे कहा जाता है भाई दक्षिण अमेरिका। इसी तरीके से आप पाएंगे चलते हुए, यह है हमारा दक्षिण अमेरिका, यहां आपको टियारा डेल फ्यू को दिखाई देगा। इस तरीके से चलते हुए जाएंगे तो उत्तरी अमेरिका वाला पार्ट दिखाई देगा, हडसन की खाड़ी दिखाई देगी, ब्यूफोर्ट सागर दिखाई देगा, अलास्का वाला एरिया जहां सोना मिलता है भाई यूकांटिया रिवर के किनारे, और इसी प्रकार से ये कैलिफोर्निया वाला पोर्शन। इसी तरीके से चलते हुए आएंगे तो यहां आपको दिखाई देगा ये ग्रीनलैंड वाला एरिया, वो क्षेत्र जो मैग्मा के उद्गार के कारण बना है, एक मैग्मा का पठार है सागर के अंदर, आइसलैंड। इसी तरीके से आप आएंगे, ये ग्रीनलैंड वाला पोर्शन है, यहां आइसलैंड वाला पोर्शन दिखाई देगा, ये तथाकथित तौर पर इसे ग्रेट ब्रिटेन कहते हैं। और यहां से चलते हुए आएंगे तो ये है भाई अफ्रीका, और ये चलते हुए आप आ जाइए, यहां से आपको दिखाई देगा हॉर्न ऑफ अफ्रीका, अरब का प्रायद्वीप, ये है हमारा ग्रेट इंडिया। और चलते हुए आएंगे तो साउथ ईस्ट एशिया से दुष्ट चाइना वाला पोर्शन, कोरिया का प्रायद्वीप, और ये कामचटका का प्रायद्वीप से होते हुए हम साइबेरिया के एरिया से गुजर रहे हैं। जरा ध्यान दें, ये है भाई ग्रीस वाला पोर्शन, यहां बच्चे आपको दिखाई देगा इटली वाला एरिया, और ये है भाई डेनमार्क। चलते हुए जाएंगे तो नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज। और आइए जरा मार्क करते हैं ऑस्ट्रेलिया वाले एरिया को। यह बनकर तैयार है हमारा विश्व का मानचित्र। और चलिए जरा मैं आपको दर्शन कराऊं कुछ द्वीपीय क्षेत्रों के भी। तो यहां ध्यान दें, आईएएस एस्पिरेंट के लिए खासा इंपॉर्टेंट है इन लोकेशंस को जानना। इसे कहा जाता है मेडागास्कर, यह है बच्चे श्रीलंका, लक्षद्वीप, यहां मालदीव्स, यहां पर सुकोत्रा, यह है छागोस, यह है भाई सेशेल्स, यहां कहीं मॉरिशियस, यहां आपको रियूनियन आइलैंड, बेसिकली फ्रांस का पार्ट, ओके। यहां आपको जो है वो न्यूजीलैंड वाला पोर्शन, यहां कहीं पर बोर्नियो आइलैंड, यहां कहीं पर फिलीपींस, और यहां कहीं पर जापान वाला एरिया, कुरिल द्वीप, जिसमें जापान और बेसिकली रशिया के बीच में विवाद है। वेल का शिकार करता है यहां जापान। अब जरा ध्यान से देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आज के समय पर सबसे ज्यादा नेचुरल गैसेस अर्थात प्राकृतिक गैस सबसे ज्यादा कहां मिलती है, तो आप पाएंगे प्राकृतिक गैस का एक सबसे बड़ा भंडार डियर आपको दिखाई देगा उत्तरी अमेरिका में। यह है उत्तरी अमेरिका वाला एरिया,
उत्तरी अमेरिका में सबसे ज्यादा भाई प्राकृतिक गैस। अब जरा एक प्रश्न का उत्तर दें, दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक गैस की झील डियर कहां पर है? तो दुनिया की सबसे बड़ी प्राकृतिक जो या मैं कहूं ताजे पानी की जो झीलें हैं, यह कहलाती हैं ग्रेट लेक्स ऑफ यूएसए। और इसके अलावा यहां पर आपको जो है वो अलास्का वाला एरिया दिखाई देगा। हिमनद से बना है, ताजे पानी का सबसे बड़ा भंडार वाला एरिया है। बात यहां कंप्लीट नहीं है, जरा यहां देखिए, पूरे यूरोप के लिए जो प्राकृतिक गैस का सप्लायर कंट्री था, जियोपॉलिटिक्स का सबसे बड़ा गेम चेंजर जिसे हम कहते हैं रशिया वाला पोर्शन, ये जो रशिया है पूरा साइबेरिया ताजे पानी का एरिया है। इसी तरीके से यहां पर आर्कटिक वाला एरिया, ये पूरा जो है वो ताजे पानी से बना हुआ क्षेत्र है। डियर, यहां क्या मिलता है? यहां पर आपको ताजा पानी मिलता है और यहां आपको भर मात्रा में, मैसिव अमाउंट में प्राकृतिक गैस मिलती है। शॉकिंग कनेक्शन। इसी तरीके से जरा ध्यान से देखिए, आपको इस क्षेत्र में, यहां आप पाएंगे इस भाग में आपको खासा तेल देखने को मिलता है। जरा इस क्षेत्र का नाम बताइए। हिंदी में हम इसे गल्फ कंट्रीज कहते हैं, इंग्लिश में इसे हम गल्फ नेशंस कहते हैं, और हमारी मातृभाषा में इसे खाड़ी देश कहा जाता है। खाड़ी देश। और बच्चे, खाड़ी का अर्थ जरा मुझे समझाइए, क्या होता है खाड़ी का अर्थ? खाड़ी का अर्थ है वो स्थान जो तीन दिशा से पानी से, वो प्रायद्वीप जो तीन दिशा से पानी से घिरा हो, अर्थात यह समुद्री भाग होता है, सागरीय क्षेत्र है ये। और आप पाएंगे कि यह सागरीय क्षेत्र तेल के लिए अर्थात ऑयल के लिए खासा प्रसिद्ध है। फाइन। जिस स्थान पर प्राकृतिक गैस है वहां आज आपको खासा ताजा पानी मिलता है। जिस स्थान पर आपको प्रधानता दिख रही है सागर की, वहां आपको तेल दिखता है। और जरा मेरी बात पर गौर फरमाइएगा, ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यह जो पोर्शन आपको दिख रहा है यह है इंडिया और चाइना वाला पोर्शन। मैं आपको जब ज्योग्राफी ऑप्शनल की क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ाऊंगा तब आपको काफी डियर इंटरेस्ट आएगा इस बात को समझने में कि यह जो पोर्शन है प्रायद्वीपीय भारत के लिए खासकर, प्रायद्वीपीय भारत के लिए खासकर यह बात कही जाती है कि प्रायद्वीपीय भारत एकमात्र ऐसा स्थल भाग है जो कंप्लीटली नेवर वेंट फॉर सबमर्जेंस, कभी भी पूरी तरह से सागर के अंदर समाहित नहीं हुआ था। आप पाएंगे वर्ल्ड के सबसे बड़े उत्पादक देशों में से एक हैं कोयले के रिस्पेक्ट में चीन व भारत। कारण हमारा भूगोल, कभी भी कंप्लीटली सबमर्ज नहीं हुआ, यही कारण है कि यहां आपको कोयला दिखाई देगा। यह हाइपोथेसिस बेसिकली समझाने का प्रयास करता है उन सभी चीजों को जो आज आपको दिख रही हैं। बेसिकली ग्लोसोप्टेरस वनस्पति का आवरण यूरोप में हुआ करता था, इस कारण आप पाएंगे कि सबसे पुराना प्रकार का कोयला आपको यूरोप में दिखाई देता है। इसी प्रकार से आपको अफ्रीका में दिखाई देता है। ये सारे ही क्षेत्र कोयले के लिए, प्राकृतिक गैस से लेकर अन्य सभी संसाधनों के लिए खासा प्रसिद्ध है। आज के समय यहां जहां आपको दिख रहा है मैसिव आवरण अमेज़न के जंगलों का, यहां आप पाएंगे यह कहलाता है अमेज़न के जंगल, अमेज़न के सदाबहार वन। आप पाएंगे आज से लाखों करोड़ों साल बाद यहां आपको कोयला से लेकर प्राकृतिक गैस तक जीवाश्म ईंधन के भंडार मिलेंगे। यानी कि आप आज बता सकते हो कि कल कौन से पदार्थ कहां मिलने वाले हैं। प्रेजेंट इज की टू द पास्ट, और हम इसमें ऐड करेंगे अपनी क्लासेस में दैट प्रेजेंट से पास्ट और पास्ट से फ्यूचर, अप्लाइड पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। आई थिंक आपके लिए यह वीडियो इंफॉर्मेटिव रहा होगा। अब ध्यान से सुनिए, अगर आप इसी प्रकार से इंटरेस्टफुल मैनर में और साथ में समझ पर आधारित स्टडी करना चाहते हैं, देखिए हार्ड वर्क इज रिक्वायर्ड।
अगर आप शॉर्टकट में आईएएस एग्जाम को निकालने के बारे में सोच रहे हैं तो ये ऑप्शनल आपके लिए नहीं है। याद रखिए कि कुछ ऑप्शंस होते हैं विच आर वेरी इजी, आपको बहुत दिमाग नहीं लगाना होता, बट ये ऑप्शनल ऐसा है जो आपके लिए 300 प्लस मार्क्स लाने की गारंटी। साथ ही ये वो ऑप्शनल है डियर, 35 से ज्यादा प्रश्न इस ऑप्शनल से आपको प्री में दिखाई देते हैं। मुझे नहीं लगता कि किसी और ऑप्शनल का इतना ज्यादा प्रभाव है बेसिकली यूपीएससी के प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन पे, प्रारंभिक परीक्षा पे यार बहुत ज्यादा इंपैक्ट है इस सब्जेक्ट का। अगर आप तैयारी करना चाहते हो, बिग ऑप्शनल, एलिफेंट ऑप्शनल, ये एक ऐसा ऑप्शनल है अगर आप इसे ठीक से कवर करते हैं, इसे समय देते हैं, तो डेफिनेटली ये वो रिटर्न देता है जो अदर सब्जेक्ट कभी नहीं दे सकते। अब अगर आप इस बैच में जुड़ना चाहते हैं, मेरे साथ इस ऑप्शनल को तैयार करना चाहते हैं, तो बैचेस स्टार्ट होने वाले हैं। क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी 27 मई से 15,999 की कॉस्ट पर, और इवन मैं अगर आपसे कहूं तो इतनी कॉस्ट पर शायद आप अपनी किताबें भी पूरी अरेंज ना कर पाएं। इस कॉस्ट पर आप पूरा ऑप्शनल 5 महीने पढ़ सकते हैं। और इतना ही नहीं, ऑप्शनल पढ़ने पर मेरी तरफ से आपको टेस्ट सीरीज, वो टॉप 200 क्वेश्चन जिन्हें अगर आप पूरी तरह से सॉल्व कर लेते हैं तो इसके पश्चात आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो बनेंगे ही, साथ ही ऑप्शनल में जो प्रश्न पूछे जाते हैं, परफेक्टली एक बात कहूं तो भाई ऑप्शनल में जो 8 प्रश्नों का उत्तर आपको लिखना है हर पेपर में, उसका आप शानदार उत्तर लिख पाएंगे। इवन अगर आप केवल इन 200 प्रश्नों की भी ठीक से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो बिना किसी डर, बिना किसी समस्या के आप इन बैचेस से जुड़िए। परफेक्ट मैनर में अगर आप तैयारी करेंगे तो हिंदी माध्यम का रिजल्ट जरूर इंप्रूव होगा। वाई? बिकॉज हिंदी मीडियम का एक बड़ा क्राउड बेसिकली नॉन जीएस सब्जेक्ट के साथ प्रिपरेशन कर रहा होता है। तो इस ट्रेंड को बदलें, अपनी मानसिकता को बदलें, पहले ही ना हारें इस रेस को। अपने ऑप्शंस को ऐसा चुनें जो आपके हर एक स्टेज को स्ट्रेंथन कर दें, और ये वो शानदार ऑप्शनल है। हिंदी माध्यम अक्सर नॉन जीएस सब्जेक्ट के साथ जाने के कारण उस बढ़त को गेन नहीं कर पाता जो अक्सर ये सब्जेक्ट दे सकते हैं। शानदार अप्रोच होगी जब आप इसे इस तरीके से पढ़ेंगे। पढ़ना कैसे है ये आपकी जो है जिम्मेदारी होगी, बैचेस में ज्वाइन होना है ये आपकी चॉइस होगी, लेकिन एटलीस्ट इस ऑप्शनल को चुने जरूर। दिस इज अ ग्रेट ऑप्शनल। आई थिंक डियर, अगर आप इस वीडियो में यहां तक आए हैं तो ये आपके लिए इंफॉर्मेटिव रहा है। कोशिश करिएगा कि इस प्रकार के वीडियोस को, खासकर ऑप्शनल के वीडियोस को थोड़ा सा पुश करें। अगर आपके लिए ये वीडियो इंफॉर्मेटिव है तो इसे थोड़ा शेयर करते हुए आगे जरूर पुश करें। गुड एफर्ट रिक्वायर्ड अ लिटिल सपोर्ट। इस उम्मीद के साथ कि मैं आप सभी आईएएस एस्पिरेंट को इन बैचेस में देखने वाला हूं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ वेरी नाइस डे। थैंक यू। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।